बट माई अप्रोच इज कि हमें जॉब मिल गई, बट आफ्टर दैट जॉब के मिलने के बाद हमें किन चीज़ों को कैरी ऑन करना चाहिए कि हमें अपने आगे जो हमारा प्रोफेशनल लाइफ है उसमें दिक्कत ना हो। जो हमारा ऑफिस टाइमिंग है या जो भी हम काम कर रहे हैं उसे हम ऑनेस्टी के साथ कर पाएँ, उसे फुल रिस्पेक्ट देते हुए कर पाएँ। माई टुडे सेशन इज ऑन दैट, प्रोफेशनल एटीट्यूड्स एंड एटिकेट्स। प्रोफेशनल एटीट्यूड्स एंड एटिकेट्स की बात की जाए तो देयर इज नथिंग, बहुत कोई बड़ी चीज़ें नहीं है ये, बस छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन छोटी चीज़ों को अगर हम कैरी करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जो हमारा डेली कोरस होता है उसमें अगर हम इन्हें फॉलो करें तो हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल होता है। नॉट ओनली फॉर आवर पर्सनल डेवलपमेंट, हमारा इंडिविजुअल जो इम्प्रूवमेंट होता है, न सिर्फ ये इसे अच्छा करेगा, बल्कि जो हमारा जो कैरियर पाथ होता है वहाँ भी ये हमें एक अच्छी लीड देने की कोशिश करेगा। सो इट वुड बी बेटर टू फॉलो सम काइंड ऑफ एटिकेट्स एंड सम एटीट्यूड्स। जॉब के दौरान क्या करें क्या नहीं करें, किन चीज़ों को फॉलो करें किन चीज़ों को अवॉइड करें, इन पर हम बातचीत कर रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूँगी। मैं मेरी जो पहली जॉब लगी थी, आई एम इन कॉर्पोरेट सेक्टर, आई वॉज इन कॉर्पोरेट सेक्टर एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग इन सोशल एंड स्किल डेवलपमेंट पार्ट। तो जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी तो उस वक्त मैं भी फ्रेशर थी। बहुत सारे लोग जब जॉब शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली दे आर कॉल्ड फ्रेशर्स। तो एज ए फ्रेशर जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी तो मुझे नहीं पता था कि रिपोर्टिंग ऑफिसर्स क्या होते हैं, हमें किन्हें मेल करना चाहिए किन्हें नहीं करना चाहिए, किसी मेल में हमें किन बातों को बोलना चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हैं जो फॉर्मल होती हैं, किन बातों को इनफॉर्मल माना जाता है, और एक ऑफिस एनवायरनमेंट को हम कैसे कैरी ऑन कर सकते हैं। तो इन चीज़ों की जानकारी मुझे थोड़ी कम थी। देयरफॉर उस वक्त में मुझे जो स्ट्रगल्स महसूस हुए, मुझे लगता है कि मुझे उन बातों को आपके साथ शेयर करना चाहिए कि आपको वो प्रॉब्लम्स ना आए। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशंस में भी बताई गई हैं, आपके क्लासेस के दौरान भी बताई गई होंगी, ऑनलाइन सेशंस में हम लगातार सुन रहे हैं, ट्राई टू कीप योर पॉजिटिव एटीट्यूड, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कि अगर हम अपना एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं रखेंगे, क्योंकि जब हम स्टूडेंट्स होते हैं, जब हम ट्रेनीज होते हैं, या जब हम कुछ सीख रहे होते हैं, आप कैंडिडेट्स हो, आप किसी इंटरव्यू के लिए पार्ट ले रहे हो, आप पार्टिसिपेंट्स हो, इंटरव्यूईज हो, तो उस वक्त आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। दैट टाइम अगर आप कुछ गलतियां भी करते हो तो उसे अवॉइड किया जा सकता है। बट आफ्टर गेटिंग अ जॉब यू हैव अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ओनली फॉर यू। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है वो सिर्फ आपकी नहीं है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की भी हो जाती है। तो सबसे पहले आपको अपना अप्रोच जो है वो पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पॉजिटिव अप्रोच से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी सॉल्व हो जाती हैं। और इसमें एक लर्निंग पार्ट को भी एड ऑन करना जरूरी है। सेल्फ लर्निंग का कल का सेशन हुआ था गौरी, दैट वाज सो अमेजिंग। और इंटरव्यू प्रिपरेशंस के दौरान भी दीपक ने आपको 2-4 बार बताया ही होगा इन बातों को कि लर्निंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये लर्निंग ऐसा नहीं है कि अगर आपको जॉब मिल जाए उसके बाद इसे रोक देना चाहिए, नो। लर्निंग जो है उसे आपको कंटिन्यू रखने की जरूरत होती है। जॉब में भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जॉब करते हैं साथ में पढ़ते भी हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट लर्निंग जो है वो हम जो रोज का काम कर रहे हैं उसके साथ हम नई चीजें सीखें, नई स्किल्स को अपने साथ कैरी ऑन करने की कोशिश करें, ये एटीट्यूड हमेशा रखने की जरूरत होती है। इससे हमारे कैरियर को ही फायदा मिलता है। लाइक इफ यू आर वर्किंग एज अ फ्रेशर, आप एक फ्रेशर की तरह कहीं अपने एंट्री लेवल जॉब ले ली एंड आप वर्क कर रहे हो जहाँ पे आपको डाटा एंट्री का वर्क मिला हुआ है। आप डाटा एंट्री करते करते अगर आपने अपने स्किल्स जो है वो इन्हेंस करी, आपने सीखने की कोशिश की और आप अच्छी तरीके से प्रूफ रीडिंग करना सीख गए, तो आपने देखा होगा कि अगर कोई बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे इंटरव्यू के लिए पोजीशंस निकलती हैं, लेकिन इंटरव्यू में क्वालिफाई कौन करता है, तो जो उनके यहाँ पहले से जॉब कर रहा होता है। तो दैट इज द थिंग कि जो लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं वो अगर अपने आप को लर्निंग अप्रोच बनाए रखें अपने साथ, तो उनकी प्रमोशंस के चांसेस या उनकी करियर पाथ के ज़्यादा अच्छे होने के चांसेस जो हैं वो रहते हैं। सो जॉब में जाने के बाद ऐसा नहीं कि हाँ हमें जॉब मिल गई, हाँ भाई खत्म हो गई बात, अब हमें कुछ पढ़ना सीखना नहीं है। तो ये वाला अप्रोच जो है ना उसको थोड़ा अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो लर्निंग हमेशा बनाए रखने की बात जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अनदर थिंग,
मेंटेन अ हायरार्की। हायरार्की को मेंटेन करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। लाइक यू हैव टू नो वेयर यू हैव टू अप्रोच, वेयर यू हैव नॉट टू, वेयर यू हैव टू अप्रोच एट अ सर्टेन टाइम पीरियड, एंड आपको कब अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर से बात करनी है, आपके कलीग्स कौन है, कौन आपका सबॉर्डिनेट है, जूनियर है, और कौन आपके सीनियर्स हैं। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, और आपको किनको किस तरह से अप्रोच करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। हियर आई हैव टू क्लैरिफाई दिस थिंग कि जो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर होते हैं, हम उन्हें जो है वो डायरेक्ट सीनियर भी कहते हैं, कि ठीक हमारे ऊपर की पोजीशन के जो लोग होते हैं वो हमारे मेनली रिपोर्टिंग ऑफिसर होते हैं। लाइक इफ यू आर वर्किंग एज अ फर्स्ट लेवल एम्प्लॉय, तो जो आपके ऑफिस के मैनेजर होंगे वो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे। या आप कहीं पर एज अ सेल्समैन वर्क कर रहे हैं तो आपके टीम लीडर जो होंगे वो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे, जो डायरेक्ट आपके ऊपर में आते हैं। तो रिपोर्टिंग ऑफिसर मेनली होते हैं आपको आपके वर्क को डिवाइड करने के लिए, आपको डिफरेंट टास्क देने के लिए, एंड आपकी रिपोर्टिंग जो है वो ऊपर तक करने के लिए वो होते हैं रिपोर्टिंग ऑफिसर्स। तो रिपोर्टिंग ऑफिसर को आप अप्रोच कब करते हैं, तो जब आप कोई टास्क कर रहे होते हैं, आपने उस टास्क को कंप्लीट किया होता है, तो तब आप अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को इस बात की मेंशनिंग करते हैं कि हाँ हमें ये काम मिला, हमने ये काम करा। और जब भी जरूरत पड़े, अगर आपको 2-4 मेल्स मिले, लाइक आपके किसी साथी ने आपको एक मेल करा, और एक रिपोर्टिंग ऑफिसर ने मेल करा, और एक बाहर के व्यक्ति ने मेल करा जो कहीं ना कहीं आपके रिपोर्टिंग मैनेजर के लेवल का है, तो जिस मेल को आपको ज्यादा वैल्यू देने की जरूरत है वो होंगे आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस पर दिक्कत हो, बट द रीजन इज कि एज बीइंग अ फ्रेशर, जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो कहीं ना कहीं हमें हमारे आगे के वे को शेप अप करने का काम जो है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर का ही है। एंड ये भी एक दूसरी सेइंग है कि द बॉस इज ऑलवेज राइट। तो वही है कि जो हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर है तो थोड़ा उन्हें ज्यादा रिस्पेक्ट देने की जरूरत बनती है। आपके कलीग्स जो होते हैं इनके साथ, इनको आप काम के लिए जैसे आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर ने आपको मेल किया कि यू हैव टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब आपको ऑर्डर दिया गया या आपको कोई टास्क डिफाइन करके दिया गया, तो ये वर्क आप अपने सबॉर्डिनेट्स यानी अपने से नीचे लोगों के लिए जिनकी रिपोर्टिंग आपके थ्रू होती है आप उनके साथ कर सकते हैं, और आप अपने कलीग्स को सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक हायरार्की मेंटेन करने की जरूरत होती है। अगर कोई पर्सन आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर से ऊपर का है या फिर आपकी टीम से बाहर का है, तो कभी भी उनको, अगर आप किसी तरह की कन्वर्सेशन उनके साथ कर रहे हैं या कोई मेल उनके साथ कर रहे हैं, तो इस बात की जानकारी जो है वो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर को होनी चाहिए। इसकी कोशिश आप जरूर करें। या इसे आप कह सकते हैं कि ये आपके लिए जरूरी है कि आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो जो आपका मैनेजर है, जो आपका बॉस है, उसे इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उसके सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो कहाँ क्या कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो गुड फॉर योर सैलरी। जब वो सैलरी बनाएगा तो उस वक्त उसे पता होगा कि आदमी काम कर रहा था। अनदर थिंग बिटवीन मेल्स एंड कन्वर्सेशन, जो पहले मैंने बताया कि लर्निंग एंड पॉजिटिव अप्रोच रखना ज़रूरी है। ये पॉजिटिव अप्रोच जो है वो आपकी बातों से, जो आपकी कन्वर्सेशंस हैं, आपके वर्ड्स हैं, उनके साथ झलकता है। तो ट्राई टू कीप इट सिंपल एंड विथ रिस्पेक्ट, चाहे भले ही कोई पर्सन आपसे छोटा हो, बड़ा हो। बिकॉज जॉब में ऐसा आपने अक्सर देखा होगा कि कोई पर्सन आपसे ऊंची पोजीशन पे है बट एज में वो आपसे कम है, और कोई पर्सन जो है वो आपसे नीचे की पोजीशन पे है बट आपसे एज में ज़्यादा है। तो यहाँ पे एज या पोजीशन जो है उसको मैटर ना करते हुए आपको हर किसी को रिस्पेक्टफुल वे में बात करनी चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमने कम्युनिकेशन स्किल्स में भी जाना ही है, कि हमें हमारा कम्युनिकेशन जो है वो रिस्पेक्टफुल वे में होना चाहिए। ट्राई टू अवॉइड स्लैंग लैंग्वेज जो होते हैं उन्हें आप अवॉइड करें, अब्यूजेस को अवॉइड करें, और जहाँ पर भी बातें क्लियर ना हो तो बेटर है कि पहले आप अपने माइंड को सॉर्ट आउट कर लें कि आपको किन बातों को सामने रखना है, किन बातों को नहीं रखना है, एंड देन आफ्टर ट्राई टू स्पीक। इन मेल्स ट्राई टू कीप इट लिटिल सोफिस्टिकेटेड। आप कह सकते हैं कि हम जो मेल्स लिखते हैं, मेल्स आज के टाइम में एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप जिन कामों को करें उन्हें नोट डाउन करने की कोशिश करें ऑन मेल। लाइक आपको कोई वर्क मिला तो आप उस वर्क पे आप आंसर कर रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो, या उस वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, तो इस बात की इन्फॉर्मेशन आप बाय मेल ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करो। लाइक रिपोर्टिंग ऑफिसर ने आपको कोई काम दिया तो आपने उस काम को कर लिया, इस बात की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको ऊपर देनी जरूरी है।
हो सकता है ये लगे कि बेकार का काम है, 10 मिनट बेकार चले जाएंगे या 5 मिनट बेकार चले जाएंगे, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आज के टाइम में डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सबसे कह सकते हैं कि एक बड़ा हिस्सा होता है किसी भी कल्चर का, किसी भी सेक्टर का। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सबसे बड़ा पार्ट है। सो ट्राई टू कीप योर सेल्फ डॉक्यूमेंटेड देयर। ये बाद में आपके लिए भी बेटर है कि आपको कभी अगर किसी तरह की क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है तो यू हैव, आपके पास ये प्रूफ है कि हाँ आपने सर्टेन डे में, सर्टेन टाइम लाइन में इस वर्क को किया था और इस वर्क की ये रिपोर्ट आई थी, तो इस बात की क्लैरिफिकेशन आपके पास इन रिटन है, जो प्रूफ भी है। तो इसलिए ट्राई टू कीप इट लिटिल बिट सोफिस्टिकेटेड। इसके अलावा आप, जैसे अभी पहले मैंने हायरार्की के बारे में बताया, तो मेल्स के कन्वर्सेशन में इस बात को भी ध्यान में रखें कि अगर कोई पर्सन आपकी टीम से बाहर का है और आपको अप्रोच कर रहा है या आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं, तो अपने टीम से बाहर अगर आप किसी बात को की कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को उसमें रखना जरूरी है। या फिर अगर आप अपने लेवल के किसी पर्सन को दूसरी टीम में अप्रोच कर रहे हैं, तो उनके भी रिपोर्टिंग ऑफिसर को आपको उसमें रखना जरूरी है, क्योंकि उन्हें भी पता चलना चाहिए कि हाँ आप किस तरह की कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें मेल में इंपॉर्टेंट हैं। और मेल्स, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। मेल्स को लिखने में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। आप सभी ऑलमोस्ट मेल्स लिखना जान रहे हैं। इसमें जो वर्डिंग्स होती हैं उनको इनको रिस्पेक्टफुल रखना, और कुछ मैनर्स जो है लाइक ग्रीटिंग्स करना या विशेस करना, रिगार्ड्स देना, ये सभी कुछ इसके फिक्स पार्ट हैं। इन्हें जितना ज़्यादा बनाए रखा जाए या कैरी ऑन करके रखा जाए उतना बेटर है। इसके अलावा आप जो बात कह रहे हैं उसे क्लियर तरीके से रखिए। मीन्स जैसे मुझे अगर आपको किसी चीज़ के लिए अप्रोच करना है, किसी चीज़ के लिए आपसे रिक्वेस्ट करनी है, तो इसमें सीधे वर्ड्स में उसे लिखा जाए कि जैसे हाँ बिल्कुल आवेदन पत्र आप लिखते हैं, तो मेल्स का जो लैंग्वेज होता है वो बहुत कुछ एप्लीकेशंस का ही होता है। एप्लीकेशंस जैसे आप लिखते हैं वैसा ही होता है, बट इसे ज़्यादा सटीक रखने की कोशिश करें, ज़्यादा क्लियर रखने की कोशिश करें। कई बार होता है कि मेल्स बहुत लंबे लंबे होते हैं लेकिन उसमें जो मैटर होता है वो बहुत छोटा होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि इसे रिस्पेक्टफुल वे में रखें और काफ़ी जो सर्टेन क्लियर पार्ट्स हैं उनके साथ ही रखें, और क्लैरिटी रखें कि आप किन जिन बातों को आप बोलना चाह रहे हैं वो बात आपके मेल से पूरी तरह से प्रदर्शित हो रही है या नहीं। इन बातों का भी आप ख्याल रखें। इसके अलावा इंटरव्यू जब कंप्लीट होते हैं, इंटरव्यू देने हम जाते हैं, तो एक 2-3 हमारे उस वक्त में क्वेश्चंस होते हैं, लाइक आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं। तो ऑब्वियसली द बेटर पार्ट टू नो अबाउट दैट कि आप उसके बारे में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, naukri.com, linkedin.com, जहाँ पे आप उस ऑर्गेनाइजेशन को चेक कर सकते हैं कि उसकी रेटिंग्स कैसी हैं, उसके जो लास्ट एम्प्लॉयज थे वो कैसे थे, आप उनके बारे में बहुत ही आसानी से वहाँ पर जान सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस, कई बार बीइंग अ फ्रेशर हम काम को स्टार्ट करते हैं, हमें अच्छी खासी 8-10 हज़ार रुपये की सैलरी मिलती रहती है, एंड उसके बाद हमारे पास अप्रोच आता है किसी ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ पे हमें 12,000 रुपये की सैलरी मिल रही है। तो ऑब्वियसली हमें अच्छा लगेगा कि हम वहाँ पे जाएं, 12,000 की सैलरी पे वर्क करें। बट मैं ऐसा नहीं कर रही कि आपको नहीं जाना चाहिए, बट यू हैव टू चेक अबाउट फ्यू थिंग्स। कुछ चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है, लाइक ऑर्गेनाइजेशन की जो रेटिंग है, ऑर्गेनाइजेशन की जो पहचान है वो किस तरीके की है। क्या ऑर्गेनाइजेशन जो है उस पर आप बिलीव कर सकते हो, क्या आपको वैसा अप्रोच लग रहा है, क्या इसके प्रीवियस एम्प्लॉयज जो हैं वो इससे सेटिस्फाइड हैं। इन चीज़ों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आफ्टर दैट जो सैलरी का स्ट्रक्चर होता है उसमें भी इन बातों को आप ध्यान देने की ज़रूरत है कि आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस एज अ कंसल्टेंट हायर करती हैं, और जो कह सकते हैं कि जिन पे जो ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन है या जो लॉन्ग लास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉयज को ऑन पेरोल हायर करती हैं। यहाँ पेरोल और कंसल्टेंट में आपको डिफरेंस समझने की ज़रूरत है कि पेरोल एम्प्लॉय जो होते हैं उनकी जानकारी उनके वर्क के साथ, उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उनके सैलरी डिटेल्स के साथ, सैलरी का जो ब्रेकअप होता है उसके साथ सरकार के पास जाती है। मतलब वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप टोटली इन रिटन एम्प्लॉय हो जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने
पूरे कायदे कानून के साथ आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पे रखा है, और एक कर्मचारी को मिलने वाली सारी सुविधाएं जो हैं वह एक पेरोल एम्प्लॉय को मिलती हैं। इफ समवन इज हायर्ड एज कंसल्टेंट, कंसल्टेंट नाम से ही लग रहा है कि जिसे कंसल्ट किया जाता है सूचना वगैरह देने के लिए, तो अगर एज अ कंसल्टेंट आप हायर होते हैं तो आपको कर्मचारियों को मिलने वाली बहुत सारी सुविधाओं से बचा रहना पड़ता है, मतलब वो आपको नहीं मिल पाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये देखने की जरूरत है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑन पेरोल 10,000 की सैलरी पे रख रही है तो वो आपको बाकी सुविधाएं भी दे रही है। तो अगर वो एक लॉन्ग लास्टिंग कंपनी है, अगर वहाँ के एम्प्लॉयज की रेटिंग अच्छी है, तो आपके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना बेटर है अगर आप 11,000 रुपए की किसी कंसल्टेंट जॉब पे जा रहे हैं। यहाँ पे ये है कि पेरोल एम्प्लॉय के लिए जो सैलरी कट्स होते हैं वो थोड़े से ज्यादा होते हैं, बट आपकी जो जॉब होती है वो कहीं ना कहीं सिक्योर्ड होती है। लाइक अभी कोविड में आप देखिए कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने यहाँ के एम्प्लॉयज की सैलरी कट करी है, या उन्हें जॉब से निकाल दिया, या उनको बोल दिया कि आप घर बैठो, हमें जब जरूरत होगी या जब लॉकडाउन खत्म होगा तब आपको हम बुलाएंगे। मेरे खुद के बहुत सारे ऐसे मैंने कलीग्स को देखा है जो पिछले 1 महीने की सैलरी उन्हें अचानक से बंद कर दी गई, नहीं मिली है, या आप किसी को 25% मिली है, किसी को 50% मिली है, कोई वर्क फ्रॉम होम है, बट स्टिल दे आर गेटिंग ओनली 40 और 50% ऑफ देयर सैलरीज। तो इस तरह का जो शोषण है वो एक पेरोल स्टाफ के साथ नहीं किया जा सकता है, लेकिन कंसल्टेंट जो है वो इसमें बहुत जल्दी मारे जाते हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में आपके लिए एक पेरोल स्टाफ होना जो है वो ज्यादा हेल्पफुल होगा, ज्यादा वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो अगर आपके लिए भी कभी ऐसा अप्रोच आता है कि यू हैव टू गेट अ सैलरी, गेट अ जॉब एज अ कंसल्टेंट ऑन अ लिटिल बिट हायर सैलरी, देन इट विल बी बेटर टू बी ऑन योर current job as a payroll. So this kind of things you had to notice a little before you are going through an interview or going through a new job. इन चीजों पर ध्यान देना आपको थोड़ा सा जरूरी होता है। अनदर पार्ट which I need to mention, that is emotion management. जब आप एक प्रोफेशनल होते हैं, जब आप कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन का चेहरा होते हैं, जब आप कहीं काम कर रहे होते हैं, तब आप खुद अपने बारे में ना सोच करके थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आपको सोचना जरूरी होता है। लाइक आपने इन चीजों को गौर किया होगा, एक आर्मी मैन को आपने देखा होगा जो मिलिट्रीज में होते हैं, फोर्सेज में होते हैं, आपने उनकी पर्सनैलिटी देखी है। वो पर्सनैलिटी उनकी जो है देख करके लगता है अरे वाह आर्मी मैन, मिलिट्री का पर्सन है, वाह क्या पर्सनालिटी, एकदम लंबे चौड़े तगड़े, हमेशा हमेशा वो कहते हैं ना कि स्ट्रिक्ट वे में रहना, अटेंशन में रहना। तो ये कहीं ना कहीं उन्हें सिखाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हर एक फौजी जो है वो देश का चेहरा है, देश की सेना का चेहरा है। तो उन सबको देख करके आपको एक फीलिंग आती है, बहुत ही प्राइड की फीलिंग आती, प्राउड वाली फीलिंग आती है, और एक सेटिस्फेक्शन लगता है कि हाँ हम सिक्योर्ड हैं। तो एज ए प्रोफेशनल यू आर ऑल्सो अ वॉरियर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका भी अप्रोच एटीट्यूड जो होना चाहिए वो प्रोफेशनल होना चाहिए, जिसमें इमोशनल मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमोशन मैनेजमेंट करने का मतलब कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें एज ए इंडिविजुअल एक्सेप्टेबल नहीं होती है। लाइक ऐसे सर्टेन प्लेटफॉर्म्स के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं किसी सर्टेन विचारधारा को फॉलो करती हूँ, किसी विशेष विचारधारा को फॉलो करती हूँ। लाइक जैसे लोकतंत्र जो है वो भारत के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। मान लेते हैं कि ऐसी मेरी विचारधारा है कि लोकतंत्र भारत में बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं है, लेकिन मैं एज एन एम्प्लॉय मैं ऐसा नहीं सोच सकती। एज एन एम्प्लॉय अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना है, या फिर मेरे सामने जो अप्रोच आ रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये मान रही है कि लोकतंत्र जो है वो बहुत ही लाभदायक है, लोकतंत्र लाभदायक है, तो मुझे यह मानना पड़ेगा कि लोकतंत्र लाभदायक है। अंटिल ये हमें हमारे इंडिविजुअल बिलीव्स को, इंडिविजुअल ट्रस्ट को अगर ये ब्रेक नहीं कर रहा है, तब तक हमें अपने इमोशन को अपने अंदर रखने की जरूरत है। हो सकता है कोई एक पर्सन है जो हमें बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन एज एन एम्प्लॉय, एज अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हमें उस पर्सन को अगर एंटरटेन करने की जरूरत है, तो हमें अपने दुश्मनी या अपने दोस्ती या अपने प्यार को साइड में रख करके एज एन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हमें उसे अटेंड करने की, एंटरटेन करने की जरूरत है। हमें अपना बॉस नहीं पसंद है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता है, तो हमें अपना बॉस पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारा रिपोर्टिंग ऑफिसर है, वो हमारा डायरेक्ट मैनेजर है, हमारे डायरेक्ट ऑर्डिनेट है। तो वैसी कंडीशन में वो जो बोलेंगे हमें वो मानना जरूरी होगा। अंटिल दैट इज नॉट प्रेशराइजिंग मी, दैट इज नॉट ह्यूमिलेटिंग मी, अगर वो
मुझे एज एन इंडिविजुअल ह्यूमिलिएट नहीं कर रहे हैं, एज एन इंडिविजुअल अगर मुझे सप्रेस करने की कोशिश नहीं की जा रही है, मेरे साथ हैरेसमेंट नहीं हो रहा है, तब तक जो भी उनकी बात है जो जेन्यून है वो मुझे माननी पड़ेंगी। तो इमोशनल मैनेजमेंट जो है वो एज ए प्रोफेशनल हमें हमेशा कैरी ऑन करके रखना पड़ेगा। जैसे छुट्टियां होती हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि छुट्टियां कम मिलती हैं, या फिर कोई ऐसा त्योहार होता है जिसमें हमें ऑफिस जाकर वर्क करना पड़ता है। तो हमें से बहुत सारे लोग, या फिर जब हम स्कूल्स में थे तो अगर कोई कभी मन नहीं किया तो हम कहते थे यार छोड़ो ना, नहीं जाएंगे स्कूल, क्या जाता है, छोटा सा एप्लीकेशन लिखा डाल दिया, बात खत्म। बट एज एन एम्प्लॉय, एज ए प्रोफेशनल आप यह चीज नहीं कर सकते, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके टास्क की। तो पहले आपको कहीं ना कहीं अपनी प्रोफेशनल चीज को ही मैटर देना पड़ेगा, पहले उन्हें ही वैल्यू देना पड़ेगा आपको। तो इसलिए इन चीजों का मैनेज करना भी आपको जरूरी है। और यहाँ पे एक बहुत ही सर्टेन सा लाइन मैं आपको बोलना चाहूंगी, कीप योर प्रोफेशनल आउट ऑफ योर पर्सनल लाइफ। अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ इन दोनों को एक दूसरे से हमेशा अलग अलग रखें। अब यहाँ पे मेरे कहने का अर्थ यह अन्यथा न लिया जाए, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी पर्सनल दुख तकलीफें हैं, या जो हमारी पारिवारिक परेशानियां हैं, या हमारे घर की कोई बात है, तो उसे हम ऑफिस तक न लाएं। हमारे घर में बहुत सारी परेशानियां हैं, आज हमारा किसी से बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, आज मेरी कार जो है वो खराब हो गई, आज मैंने किसी को टक्कर मार दिया, किसी ने मुझे टक्कर मार दी, इन बातों का प्रभाव हमारे ऑफिस पे ना पड़े, ये एक प्रोफेशनलिज्म है। बहुत सारे लोगों को हमने अपने आसपास में देखा होगा कि जिनके फैमिली में कोई बहुत बड़ा सर्कमस्टांस आता है जिसमें उन्हें ऐसा सपोज किया जाता है कि भाई ये तो अब बंदा कल से नहीं आने वाला, बट फिर भी उस पर्सन को आप देखते हो कि कल वो ऑन द टाइम आपके ऑफिस में अवेलेबल होता है। दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। तो इसे हम सभी को कैरी करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज वी आर द व्हील्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम ही अगर बैठ जाएंगे तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन किसके भरोसे आगे बढ़ेगी। तो देयरफॉर यू हैव टू कीप इट। हमारे रूटीन्स रेगुलेशंस जो होते हैं एक ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन का, एक ऑफिस कल्चर का, उसे कैरी ऑन करने के लिए जो हमारी टाइमिंग्स होती हैं, जो हमारे रूटीन्स होते हैं, जो डिसिप्लिन होता है, उसे हमेशा कैरी करने की जरूरत होती है। लाइक जो आपकी ऑफिस टाइमिंग है उसे अधेर करने की कोशिश ना करें, या फिर जो आपके रेगुलेशंस आपके ऑफिस में हैं, लाइक यू कांट कारपूल जैसी चीजें जो होती हैं वो आप ना करें, एक दूसरे की कार शेयर ना करें, या बहुत जगह ऐसा होता है कि आप कार शेयर करके जाएं। तो जो कहीं की रेगुलेशन है आप उसे फॉलो करने की कोशिश करें। ये चीजें कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्दी एनवायरनमेंट में, जो ऑफिस एनवायरनमेंट है उसमें आपको कैच करने में मदद करेंगी। इसके अलावा वो आपको बाकियों के साथ भी, जो बाकी ऑलरेडी ऑफिस स्टाफ हैं, उनके साथ भी आपको कोप अप करने में हेल्पफुल होंगी। आपको चीजें समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप लर्निंग अप्रोच रखेंगे, और रेगुलेशंस और जो वहाँ के डिसिप्लिन है उनको आप अपने साथ अगर कोशिश करेंगे धीरे धीरे अडेप्ट करने की, तो आप बहुत ही जल्दी उस एनवायरनमेंट के पार्ट बन जाएंगे। तो डिसिप्लिन जो है वो जरूरी है, एंड बी अडेप्टेबल ऑलवेज, कि जो भी कह सकते हैं जो भी इन्वायरमेंट हो, जो भी वातावरण हो, आप उसमें बहुत जल्दी ढलने की कोशिश करें। हम में से बहुत सारे लोगों को आदत होती है एसी में रहने की, बट इफ दे आर गेटिंग अ वर्क इन फील्ड, अगर उन्हें फील्ड में कोई वर्क मिल रहा है तो वो धूप में आपको जाना है और वहां जाकर के कोई वर्क करना है, या किसी सोसाइटी में लोगों से मिलना है, तो इस काम को करने के लिए आप रेडी रहें। ये अडेप्टिवनेस जो है वो आपसे हमेशा एज ए प्रोफेशनल आपसे ही एक्सपेक्टेड रहती है। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड प्रदान। वहां पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री थे, एंड ही हैज थ्री डॉटर्स। उनमें से एक डॉटर को यहाँ सोशल सेक्टर, प्रधान एक्चुअली वर्किंग जो है वर्क कर रहा है सोशल सेक्टर में, जहाँ ये जो मेनली अंडर प्रिविलेज सोसाइटीज होती हैं, लाइक SC ST कैटेगरीज या जनजातियां जो होती हैं, उनके साथ ये वर्क करती है, महिलाओं के साथ वर्क करती है। और इसके इस ऑर्गेनाइजेशन का एक रेगुलेशन है कि आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों न हो, आपको पहले यहाँ पर एज एन इंटर्न आपको यहाँ पर अपना वर्क स्टार्ट करना पड़ेगा। डजेंट मैटर आपने डॉक्टरेट की डिग्री ली है, या फिर आपने अभी हाल फिलहाल में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, या आप मास्टर्स हो, आपने मैनेजमेंट करा है, कोई इस बात से उनका कोई वास्ता नहीं है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। और मनमोहन सिंह की बेटी, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री की बेटी को इसमें एज एन इंटर्न जॉब मिली,
और वह महिला जो है झारखंड में एक बहुत ही छोटे से ब्लॉक में और एक रूम का जो कमरा होता है, फ्लैट होता है, उसमें ये रह करके और वहां पे इन्होंने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की। लगभग 2-3 महीनों के बाद कहीं से पता चला कि ये भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी है। तो वहाँ के बीडीओ वगैरह जो थे वो उनको अप्रोच करने के लिए गए एंड आफ्टर दैट शी टोल्ड कि नहीं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन की रेगुलेशन ये है कि हम सभी को एज एन इंटर्न अपना वर्क स्टार्ट करना पड़ता है और एक्सपीरियंस करना होता है कि सोशल लाइफ क्या होती है इन अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की। तो इसलिए मैं आपका कोई भी जो ऑफर है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती। दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। और मैं ऐसा नहीं कर रही कि हमेशा आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी वाले ही इन्वायरमेंट मिलेंगे, हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ही रेगुलेशन होता है। लेकिन प्रोफेशनलिज्म ये कहती है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जिन रेगुलेशंस को लेकर चल रहा है या जिन डिसिप्लिन को वो कैरी ऑन कर रहा है, आपसे भी वो कैरी ऑन करने की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो आप उसे करने की कोशिश करें। सैलरी ब्रेकअप के बारे में बताया कि पीएफ एंड पेरोल्स एंड कंसल्टेंट्स में क्या डिफरेंस होते हैं। आप इन चीज़ों को खुद से भी जान सकते हैं। लाइक आपको जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है एंड आप उसे क्वालिफाई करते हो, आफ्टर दैट यू आर अप्रोच विद अ सैलरी, तो आप अपने सैलरी ब्रेकअप्स एंड कॉन्ट्रैक्ट लेटर के साथ भी जान सकते हैं कि आपको किस तरह का अप्रोच दिया जा रहा है एज ए कंसल्टेंट और एज अ पेरोल एम्प्लॉय। कंसल्टेंट का जो पार्ट होता है, इसे आप बहुत ही सिंपलर अगर समझना चाहें तो कंसल्टेंट का टीडीएस कटता है, ओके। एंड जो पेरोल स्टाफ्स होते हैं उनको पीएफ ईएसआईसी जैसी चीजें जो होती हैं उनका लाभ मिलता है। तो टीडीएस जो है वो बहुत ही इजी प्रोसेस है। इनफैक्ट पीएफ भी बहुत ही इजी प्रोसेस है, बट टीडीएस प्रोसेस जो है उसमें आपको एक कर्मचारी को मिलने वाली जो अन्य सुविधाएं होती हैं वो डिपेंडिंग ऑन द जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको कौन सी सुविधाएं देगी कौन सी नहीं देगी। बट फॉर द पीएफ एम्प्लॉयज मेडिकल जो अश्योरेंस होती है वो आपको कंफर्म होती है। इसके अलावा इंश्योरेंस अक्सर कंफर्म होता है। आपका पीएफ डिडक्शन जो होता है उसमें एक पार्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है जो आपके फ्यूचर के लिए एक सिक्योरिटी होती है। और आपने भी अगर घर के आसपास में कुछ लोगों को देखा होगा सरकारी नौकरियों में, एक्चुअली सरकारी नौकरी में आपने देखा होगा, तो आपको ये टर्म जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा, पीएफ एंड ईपीएफओ। आप इसके बारे में भारत सरकार के डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं उन पर भी जाकर के आप इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। Okay. After joining an organization, you have to also know about the different kind of policies like regulation discipline के बारे में मैंने बताया। इसका आपको written documentation भी मिल सकता है जिसे HR policies कहा जाता है। और इसके अलावा वहाँ पे इकोनॉमिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए फाइनेंशियल पॉलिसी भी होती है। तो इन सभी का रिटन डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को ज्वाइन करने के बाद इनको पढ़ सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं। और इसकी जितनी ज़्यादा क्लियर जानकारी आपके पास रहेगी उतना ही ज़्यादा आपके लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में सस्टेन करना आसान होगा। लाइक आप जान रहे हो कि आपकी छुट्टियों का क्या बैलेंस रहता है, या वर्क फ्रॉम होम करने का क्या रेगुलेशन है यहाँ पे, या फिर अगर आप किसी रेगुलेशन को अधेर करते हो तो फिर आप पे किस तरह के पनिशमेंट्स आपको दिए जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी पॉलिसीज में बहुत ही क्लियर वे में समझाई भी रहती हैं। या फिर आप कहीं पर ऐसी जगह वर्क कर रहे हो जहाँ पे आपसे कुछ एक्सपेंसेस भी हो रहा है, लाइक मोस्ट ऑफ द पोजीशन ऑन हायर लेवल्स, वहाँ पे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो उनके थ्रू होते हैं। तो उन एक्सपेंसेस को कैसे कैरी ऑन किया जाता है या फिर उनको कैसे मैनेज किया जाता है, उनको कैसे उनका बिल सबमिशन कैसे होता है, इन सब की जानकारी जो होती है वो फाइनेंशियल पॉलिसीज में होती है। तो जो पॉलिसीज की बुक्स होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, आप ज्वाइन करने के बाद जो पहला काम करें वो इनके बारे में जानने की कोशिश करें। हालांकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना इंडक्शंस रखती हैं जिसमें वो अपने नए एम्प्लॉयज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो उनकी पूरी हिस्ट्री होती है या जो अभी वो कैरी ऑन कर रहे होते हैं, जो उनका प्रेजेंट होता है, जो उनका व्यू होता है, विजन होता है, वो अपने नए एम्प्लॉयज के साथ शेयर करते हैं। लेकिन अगर कहीं पर ये अवेलेबल नहीं हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करें। बहुत सारे ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल पोर्टल पे ये मिल जाता है, कुछ के लिए जो लॉगिन सिस्टम होता है वहाँ पे ये अवेलेबल होता है। तो आप इनके बारे में जानने की कोशिश करें। मैं अपना सेशन जो है वो यहीं पर कंप्लीट करूँगी। थैंक यू सो मच।